हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। लेसन 4 केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस ईयर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स को जो है वो हटा दिया गया है इस चैप्टर में से। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। आपको वैलेंसी निकालने आनी चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, कुछ कॉमन कंपाउंड्स के और आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में जानना है। इसमें से दो टॉपिक्स का जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखा है, वैलेंसी पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वैलेंसी फाइंड करने के लिए, और केमिकल फॉर्मूलाज पे भी जो है मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में भी जो है हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, बट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज जो है मैं बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके पहले अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की गई है, जिन टॉपिक्स को जो है आपके इस साल के सिलेबस में से निकाल दिया गया है, बट स्टिल मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। मतलब इन टॉपिक्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को समझाने के लिए मुझे उनका थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इसके प्रीवियस लेसन में तो हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम है इट इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब एटम्स को हम और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो नहीं तोड़ सकते हैं। एटम जो है एक सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हो सकता है। ठीक है, तो एटम इज इंडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम को भी जो है हम आगे तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब लाइक एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो डिफरेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट तरह से वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स वो बनाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है, किसी भी एटम में ऐसी क्या चीज है, वो किसी एक एलिमेंट के एटम में ऐसी क्या चीज है जो वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफर हो जाता है। ठीक है, तो उसका जवाब है एटम के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन चीजों से मिलकर आपका एटम बनता है। व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ, है ना, उन्हीं चीजों को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तीन चीजें आती हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन्हीं तीन चीजों पे जो है किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, किस एलिमेंट का वो एटम है। ठीक है, प्लस वो किसके साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा। यही तीन चीजों पे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटम की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, इन तीन चीजों पे ही डिपेंड करती है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर वो किस तरह से दिखता है। एक सवाल था कि कैसा बनता है एटम जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपने मॉडल्स दिए थे। प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने दिया था, रुदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था, बट वो सारे मॉडल्स जो है फेल हो गए आगे चल के। उनकी जो थ्योरीज थी, जो मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा नहीं चल पाया। जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने जो है मॉडल जो बनाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बोर ने बताया था कुछ इस तरह का आपका एक एटम दिखता है। ठीक है, तो अब ये जो बीच वाला आपको जो डार्क स्पॉट दिख रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द मास, बेसिकली जो सारा का सारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है किसी भी एटम का न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, मतलब जो अगर मास, जो भी एटम कितने भी जो वेट है वो किसका वेट है, लगभग न्यूक्लियस के बराबर का वेट है। ठीक है, अब बात की जाए, ये साइड में कुछ ऑर्बिट्स बनाई थी उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से सन के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं ना, उस ऑर्बिट पे जो है वो अर्थ या फिर बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से सपोज ये न्यूक्लियस आपका सन है और इस तरह से कुछ ऑर्बिट्स हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब इन ऑर्बिट्स को जो है एनर्जी शेल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल या फिर शेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्बिट्स जो होती है, सबसे अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है उसको के शेल कहा जाता है, उसके बाद एल शेल, उसके बाद एम शेल, और उसके बाद एन शेल, KLMN शेल होता है। और इनको नंबर के हिसाब से भी अगर इनको नंबर में डाला जाए तो K इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2, M इक्वल्स टू 3, N इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये KLMN शेल जो है आगे काम में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी भी एटम का। ठीक है, ये तो हो गया
तो बेसिकली जो है वो आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इस तरह से ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहती हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। ओके, तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और सेम मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कि अमाउंट जो है वो दोनों का इक्वल होता है, बस साइन ऑपोजिट होती है। तो बेसिकली जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। कूलॉम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁹ के आगे अगर माइनस चार्ज लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, अगर उस पर प्लस चार्ज लगा तो वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। दिस इज न्यूट्रल, नील चार्ज, ना प्लस ना माइनस, कोई चार्ज इस पे नहीं होता है, ठीक है। अगर मास की बात की जाए तो मास जो होता है वो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2000 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है मास इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास। वहीं अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है, लगभग 2000 टाइम के आसपास जो है वो कम होता है। अब देखो जरा यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो सेम होता है। समझ में आ रही है बात? और जो मैंने आपको वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में एटम का स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो ज्यादातर जो मास है जो किसी भी एटम का वो कंसंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस में, सेंटर में जो है वो कंसंट्रेटेड रहता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को जो है एटॉमिक मास में जो है हम नेग्लिजिबल इग्नोर करके चलते हैं बिकॉज वो बहुत कम होता है। अब आप देख ही रहे हो कहाँ 2000 गुना टाइम, ठीक है। अगर मैं ये तो आपको जैसे कि अगर ये सारे इसमें जो है आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम के आसपास है, मान के चलो जैसे मास इतना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का मास वहां पे 2000 ग्राम के आसपास होगा। तो जैसे 2 kg, तो अब 2 kg के बराबर 1 ग्राम क्या है? कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो जहां पे आप 2 kg 4 kg की बात कर रहे हैं वहां पे 1 ग्राम को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसी वजह से जो है जो मास होता है एटम का वो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लगभग जो है कोई भी एटम जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में होता है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? देखो अभी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो निगेटिव इतना होता है ना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और वहीं पे प्रोटॉन का मास +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब मान लो कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होती हैं, है ना। तो मतलब 11 बार इतना होगा ना। लेकिन सिंपली देखो एक प्लस में और एक माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो बेसिकली सोडियम एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात की जाए Na+ की, सोडियम पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो उस पर जो है चार्ज कैसा आता है? प्लस का चार्ज आ जाता है। क्यों उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है? कैसे? तो देखो हम कहते हैं ना कि बेसिकली हमने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो क्यों प्लस चार्ज आता है? देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे तब तो ठीक था, है ना, चार्ज जो है इक्वल था, प्लस और माइनस चार्ज जो है वो बराबर था, तो न्यूट्रल था लगभग एटम। अब सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, क्लोरीन को या किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 और प्रोटॉन्स कितने? 11, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी एक्स्ट्रा बचेगा और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। इसीलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है
है ना। तो मतलब वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव मैग्नीट्यूड की जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव को वो दे रहा है। तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज आएगा। अगर कोई वहीं पे अगर बात की जाए कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज ले रहा है ना। तो वैसे केस में जो है एटम पे माइनस चार्ज आता है। जो क्लोरीन वगैरह जो नॉन मेटल्स है उनपे माइनस चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल्स पे प्लस चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में, जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या फिर लूज और गेन करके जो बॉन्ड बनाता है, वो सारा का सारा जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। किसी भी एटम की जब वो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड बनाता है किसी भी दूसरे एटम के साथ, कोई भी कंपाउंड बनाता है, तो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई भी हाथ नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही जो है वो केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही। यस, प्रोटॉन को जो है कैनाल रेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनाल रेज। और इलेक्ट्रॉन को जो है वो कैथोड रेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही। इसके बाद बची हुई है आपकी वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूला का तो एक वीडियो है जैसे मैंने बताया, मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्लस मैं उसको एक बार फिर से जरूर बताऊंगी एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के भी बारे में बताऊंगी। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपके काम का है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।